अब ये देखें, मैंने इस पर शेयर किया, न्यू शेयर किया, पर शेयर किया ना तो रिकॉर्डिंग शुरू मतलब ये स्क्रीन अब शेयर हो रही है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमने आपको ये बताना है कि एक प्रोग्राम हमने करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स में एंटर करने हैं। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने एंटर करने हैं बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर C++। फिर आगे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल मार्क्स। आपने टोटल मार्क्स को आप लोगों ने कैलकुलेट करना है और इनका एवरेज भी निकालना है, और इनका एवरेज जब आप निकालना है तो इनको आपने स्क्रीन पर भी शो करना है। प्रिंट देम ऑन स्क्रीन का यही मतलब है कि आपने इनको स्क्रीन पर शो करना है। इसका मतलब वो वाला प्रिंट नहीं है कि जो हम प्रिंटर से करते होते हैं। यहाँ पर प्रिंट देम ऑन स्क्रीन का यही मतलब है कि आप लोग इसको स्क्रीन पर शो कर दें। मतलब आपने इस प्रोग्राम में क्या करना है, स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स एंटर करने हैं, उनका टोटल कैलकुलेट करना है और उनका एवरेज कैलकुलेट करना है और उनको स्क्रीन पर शो करना है। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पर आप लोगों को शो करना है। तो जब हम इस प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में जिस तरह आपको बताया, ये हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड conio और हैश इंक्लूड math.h, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये वो हिदायत हैं जो एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर को दी जाती हैं। stdio ये हेडर फाइल है, conio भी हेडर फाइल है, और math.h मैथमेटिकल फंक्शंस की हेडर फाइल है। स्टूडियो जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio जो है वो इसमें जो कीबोर्ड और स्क्रीन की जो अमांगी है वो होती है हमारे पास। कीबोर्ड और स्क्रीन टुगेदर हमारे पास होते हैं, और एक्चुअल प्रोग्राम फिर यहाँ से मेन फंक्शन से शुरू होता है। यहाँ से हमारे पास मेन फंक्शन से प्रोग्राम शुरू होता है। जिस तरह आप जानते हैं कि मेन फंक्शन सारा कंट्रोल इसी के पास होता है। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सारा इख्तियार इसी के पास आ जाता है। तो देखें इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक एवरेज है और एक टोटल है, तो 5 वेरिएबल इसमें इस्तेमाल होंगे। अब देखें 5 वेरिएबल मतलब 3 सब्जेक्ट्स हैं और एक एवरेज और एक टोटल, तो टोटल 5 वेरिएबल्स हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको डेटा टाइप देना है। आया ये 5 वेरिएबल्स इंटीजर्स होंगे या ये डेसिमल्स होंगे, मतलब इनके लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल होना चाहिए, इंटीजर्स वाला होना चाहिए या डेसिमल वाला होना चाहिए। वैसे नॉर्मली हमारे पास सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं वो इंटीजर्स में होते हैं। डेसिमल में भी हम सब टाइम स्टूडेंट्स को मार्क्स देते होते हैं, लेकिन वो कम देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट्स को डेसिमल में मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट्स को डेसिमल्स में मार्क्स दिए जाते हैं, सॉरी इंटीजर्स में मार्क्स दिए जाते हैं। मेजॉरिटी केसेस में स्टूडेंट को इंटीजर्स में मार्क्स दिए जाते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर वो डेसिमल का डेटा टाइप मतलब फ्लोट FLOAT वाला डेटा टाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्लोट डेटा टाइप भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स तो ज्यादातर इंटीजर्स में होते हैं, लेकिन एवरेज और टोटल ये हमारे पास ज्यादातर डेसिमल्स में आते हैं। एवरेज एक बंदे का एवरेज वो जो है वो ज्यादातर डेसिमल में आता है। टोटल भी चले इंटीजर्स में आता है ज्यादातर, लेकिन एवरेज हमारे पास मेजॉरिटी केसेस में डेसिमल में आता है। तो असल में यहाँ पर अब वेरिएबल थोड़े मिक्स से हैं। एक कुछ वेरिएबल हमारे पास इंटीजर्स डेटा टाइप के हैं, कुछ वेरिएबल हमारे पास डेसिमल डेटा टाइप के हैं। लेकिन बस हमने यूनिफॉर्मिटी के लिए या कंफ्यूजन से बचने के लिए इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल किया है कि बस 4 वेरिएबल इंटीजर्स हैं, सिर्फ एक एवरेज वाला वेरिएबल डेसिमल का है। तो चले खैर है, इसको भी हम इंटीजर डेटा टाइप ही दे देते हैं कि मतलब ये 5 वेरिएबल हैं, पांचों पांचों हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पर ये वाला प्रिंट एफ फंक्शन आपको बोलेगा कि पहले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दें। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पेपर इक्वल टू। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द मार्क्स इन फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कामा में आप जिस तरह से लिखोगे, जिस तरह की से भी, अगर आप उर्दू में भी लिखोगे ना, अगर फर्ज करें यहाँ पर आपने उर्दू में लिख दिया या रोमन उर्दू में लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में, इस प्रिंट एफ फंक्शन के साथ अगर आपने रोमन उर्दू में भी लिख लिया कि पहले सब्जेक्ट में क्या मार्क्स हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन जिस तरह से आप लिखोगे उसी तरह से आपको शो करेगा। अगर यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में रोमन में लिख दिया, रोमन में अगर आप लोगों ने लिख दिया कि पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो फिर ये वो ब्लैक स्क्रीन पर भी उसी तरह रोमन में ही शो करेगा कि पहले सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो खैर जब आप मार्क्स पहले सब्जेक्ट के इंटर कर दोगे, पहले सब्जेक्ट के जब आप लोग मार्क्स इंटर कर दोगे, तो ये स्कैन एफ फंक्शन इस S1 मतलब इस
पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को इस वेरिएबल s1 को असाइन कर देगा। और किस डेटा टाइप में? इंटीजर डेटा टाइप में। आपको मालूम है कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए %d इस्तेमाल होता है हमारे पास, ठीक है। तो जब आप पहले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर लोगे तो फिर ये वाला printf फंक्शन आपको मार्क्स, ये आप लोगों का जब आप मार्क्स एंटर कर लोगे तो ये स्कैन फंक्शन पहले सब्जेक्ट के मार्क्स s1 वेरिएबल को असाइन कर लेगा और %d डेटा टाइप में। फिर उसके बाद ये वाला printf फंक्शन आपको बोलेगा कि अब आपने पहले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए हैं, अब आप दूसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स एंटर कर दो। तो जब आप दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करोगे तो ये स्कैन फंक्शन उस दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को %d डेटा टाइप में वेरिएबल s2 को असाइन कर देगा। और फिर जब तो ये वाला printf फंक्शन बोलेगा कि अब आप तीसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स एंटर कर दो, ठीक है। तीसरे सब्जेक्ट के भी मार्क्स एंटर करो। जब आप तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करोगे तो ये वाला printf scanf फंक्शन इस तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स को इस वेरिएबल f3 को %d डेटा टाइप में इस्तेमाल कर देगा। अब देखें यहाँ पर जरा ये एक लाइन लगी हुई है, मतलब यहाँ पर आपने पहले टोटल का फॉर्मूला लिखना है। तो टोटल का तो फॉर्मूला सिंपल सा है कि बस 3 सब्जेक्ट्स का सम ले लो, यही इसके टोटल मार्क्स हैं। तो ये टोटल मार्क्स हो जाएंगे और ये वाला printf फंक्शन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड शो कर देगा। मतलब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इक्वल टू %d, मतलब टोटल मार्क्स हमें ऑब्टेन्ड बता देगा printf फंक्शन, और %d डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप में टोटल मार्क्स बताएगा। ये /n जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, /n असल में ये हम चाहते हैं कि हमें मार्क्स दूसरी लाइन में, अगली लाइन में जरा नजर आए। ये सिर्फ अगली लाइन के लिए हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये वाला printf फंक्शन टोटल मार्क्स हमें बता देगा। फिर हम एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टोटल सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 3 हैं, तो टोटल डिवाइड बाय 3 हमारे पास एवरेज हो गया, ठीक है। मतलब printf हमारे पास ये वाला printf फंक्शन फिर हमें एवरेज शो करेगा और %d डेटा टाइप में शो कर देगा। बाकी ये गेट कैरेक्टर और रिटर्न ओ और ये प्रोग्राम बंद, मतलब गेट कैरेक्टर जिसका आपको मालूम है कि ये 1 बाय 1 हर स्टेप को पिक करता जाता है, और रिटर्न फंक्शन हमें मेन फंक्शन को सारा इख्तियार वापस पहुंचा देता है कि ये वाला रिटर्न फंक्शन इस मेन फंक्शन को सारा इख्तियार वापस पहुंचा देगा, ठीक है। और बस प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब हम इसको जरा, अगर हम ये सी लैंग्वेज में करें, ठीक है, सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर में ओपन करता हूं और ये प्रोग्राम टाइप करता हूं। अच्छा, मैं इसमें इस तरह कर लेता हूं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कि मैं टाइम की बचत के लिए एक मैं कोई तैयार प्रोग्राम ओपन कर दूंगा। तैयार प्रोग्राम को मैं इस तरह कर लूंगा कि कॉपी कर लूंगा, इस सारे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा, और यहां पर फिर मैं फाइल के नीचे एक जो बटन है इस पर मैं क्लिक करके नई फाइल खोल दूंगा, और उस प्रोग्राम जो तैयार प्रोग्राम मैंने कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि आप इसलिए किया कि आपको मालूम है कि हर दफा हमें हर प्रोग्राम में ये 3 हेडर फाइल्स, ये 3 लाइनें और आखिर में ये गेट कैरेक्टर रिटर्न ओ लिखने पड़ते हैं। तो बजाय इसके कि इनको हम बार बार लिखते जाएं, बार बार लिखते जाएं, बेहतर यह है कि आप किसी तैयार प्रोग्राम को कॉपी कर लें और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें, और बस ये मेन फंक्शन के बाद जो राइटिंग है, मेन फंक्शन के बाद और गेट कैरेक्टर से पहले जो राइटिंग है उसको बस मिटा दें, क्योंकि यहाँ सही मानों में एडिटिंग हमने यहाँ करनी होती है। बाकी जितना भी अभी आपको ये स्क्रीन पर जो प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें देखें हेडर फाइल हैश इंक्लूड, ये हम हर प्रोग्राम में लिखते होते हैं। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में लिखते हैं। गेट कैरेक्टर रिटर्न 0 ये भी हम हर प्रोग्राम में लिखते होते हैं। तो आप अब जिस तरह मेरे पास क्लास के लिए लिमिटेड टाइम है, हमारे पास ये 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए मैं टाइम की बचत के लिए मैंने एक तैयार प्रोग्राम कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, और ये हैश इंक्लूड वाले ये बस सॉरी मेन फंक्शन के बाद जो लिखा हुआ था और गेट कैरेक्टर से जो पहले लिखा हुआ था उसको मैंने मिटा दिया। अब बस यहाँ पर मैं एडिटिंग करूंगा, मतलब ये 5वीं जो लाइन है यहाँ से मैं एडिटिंग करूंगा। बाकी जो ये 1 से लेकर 4 तक जो आपको लाइन नजर आ रही है और 6ठी 7वीं 8वीं लाइन, ये हर प्रोग्राम में वैसी ही होती है। तो टाइम बचाने के लिए बेहतर है कि आप किसी तैयार प्रोग्राम से ये लाइनें उठा लो, कॉपी कर लो और नए जगह पर आकर आप लोग पेस्ट कर लो। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब मैं इस तरह देखें, अब मैं इस प्रोग्राम को जरा टाइप करता हूं, ये देखिएगा भी रन करूंगा।
अच्छा जी, जिस तरह देखिए अब हमारे पास क्या है, पांचवी लाइन से जिस तरह मैंने कहा कि हमने एडिटिंग करनी है, इंटीजर डेटा टाइप, पहला सब्जेक्ट S1, दूसरा सब्जेक्ट S2, तीसरा सब्जेक्ट S3, फिर टोटल और उसके बाद एवरेज। ठीक है, थोड़ी तरतीब आप खैर चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगली लाइन में फिर क्या हमने लिखना है, प्रिंट F ब्रैकेट्स और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स और मार्क्स obtained in first paper इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, और यहां पर सेमी कॉलम का साइन, फिर स्कैन एफ जिस तरह बताया कि ये इस वैल्यू को %d डेटा टाइप में f1 वेरिएबल को असाइन कर देगा। फिर अगला प्रिंट एफ फंक्शन, तो देखें अगर अगला प्रिंट एफ फंक्शन है तो बस वो भी तकरीबन इसी तरह मिलता जुलता लिखना है, तो मैं उस प्रिंट एफ फंक्शन को कॉपी कर देता हूं ताकि मेरा वक्त जरा कम लगे। वो ऊपर वाला प्रिंट एफ फंक्शन मैंने कॉपी किया और बस यहाँ पर क्या लिखना है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड पेपर, तो देखें फर्स्ट की जगह बस मैंने सेकंड लिख लिया। और फिर मैं ऐसा करता हूँ, स्कैन एफ फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन उस सेकंड सब्जेक्ट की वैल्यू को %d डेटा टाइप में वेरिएबल s2 को असाइन कर देगा। फिर मैं दोबारा से वो ऊपर से प्रिंट एफ फंक्शन वाला कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करना कोई तरीका मस्त नहीं है, ये नहीं, इस तरह नहीं है कि आप लाजमी कॉपी करेंगे, आप सारा A to Z खुद टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस मैं ये वक्त बचाने के लिए इस तरह कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है, फिर उसके लिए असल में फिर हमें दोबारा क्लास शुरू करनी पड़ती है अगर हम 40 मिनट्स फिर ज्यादा लेंगे। और इसको फिर मैं S3, ये देखें 3 वेरिएबल्स हमारे पास मार्क्स अभी इंटर हो जाएंगे इनके जब हम रन करेंगे। उसके बाद हमने टोटल का फॉर्मूला लिखना है, टोटल का फॉर्मूला है S1 प्लस S2 प्लस S3 बंद। प्रिंट एफ फंक्शन फिर हमें ये शो करेगा कि मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू %d, मतलब %d और /n का मतलब यहाँ डिवाइडेड नहीं है, बल्कि /n सिर्फ हमें इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि हम अगली लाइन में इस मतलूबा नतीजे को देखना चाहते हैं, यही बस /n का मकसद है। और कॉमा में टोटल हम इसलिए लिखते हैं कि टोटल ये जो नतीजा है ये हमें टोटल इस वेरिएबल का मिल रहा है। फिर उसके बाद हम ये टोटल का एवरेज का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे, तो एवरेज है हमारे पास टोटल डिवाइडेड बाय 3 और फिर प्रिंट एफ ये प्रिंट एफ है एवरेज इज इक्वल टू %d, मतलब ये प्रिंट एफ फंक्शन एवरेज की वैल्यू दे देगा % डेटा टाइप में। यहाँ कॉमा में हम एवरेज इसलिए लिखेंगे कि ये वैल्यू पर एवरेज की है, और बस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्योंकि गेट कैरेक्टर ये हमने लिखे हुए हैं। अब हम इसको सेव करेंगे कंट्रोल S पर, या इस तरह आज की बस तारीख में दे देता हूं, आज है हमारे पास 16 दिसंबर। उस नाम से मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल किया, देखते हैं कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। मतलब कंपाइल का मतलब यही होता है कि हमें बताता है कि प्रोग्राम में हमने कोई गलती तो नहीं की, तो उसने बता दिया, मतलब डन इन 1.52 सेकंड, मतलब उसने हमें 2 सेकंड में तकरीबन बता दिया कि कोई इशू नहीं है, अब आप इसको रन कर सकते हो। अब रन करना है, तो रन करने के लिए ये बटन, अब देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप रन करेंगे तो ये वाला पहला वाला प्रिंट एफ फंक्शन बोलेगा कि मार्क्स इन फर्स्ट पेपर कितने हैं। तो फर्ज करें उसने 97 मार्क्स लिए हैं पहले पेपर में, 97 टाइप करके मैंने इंटर प्रेस किया। फिर अगला प्रिंट एफ फंक्शन बोल रहा है कि दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करें, तो फर्ज करें दूसरे सब्जेक्ट उसने 91 लिए हैं, 91 टाइप करके मैं इंटर करता हूँ। फिर वो कहता है कि तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स हमें बताएं, तीसरे सब्जेक्ट में उसने फर्ज करें 85 लिए हैं। 85 मार्क्स जब मैं एंटर करूंगा तो फिर हमें टोटल भी अभी मिल जाएगा और एवरेज भी मिल जाएगा। अभी देखना मैं एंटर करता हूं तो देखें टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड उसने 273 मार्क्स लिए हैं और एवरेज उसका क्या है 91 है।
ठीक है। इस तरह से आप लोग दोबारा अगर इसको क्रॉस कर दें, दोबारा से इसको रन कर दें, इसी तरह फर्ज करें आप लिख लें 80, 60 फर्ज करें मैंने लिख दिया, दूसरे में 98, तीसरे में 76, तो टोटल मार्क्स उसके 2234 और एवरेज उसका 278 है। तो ये हमारे पास तरीकेकार है, इस तरीके से हम वो टोटल और एवरेज हम मालूम कर सकते हैं। अब जरा वापस टॉपिक पर जरा आ जाते हैं। इसमें कुछ हेडिंग्स है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बस वो अल्फाज होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। जिस तरह इस प्रोग्राम में जो ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें जो हमने लिखा ये स्ट्रिंग है। ये जितना जो कुछ भी हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो सारा हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब जो भी हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर असल में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है या ऐसा सिंबल होता है जो किसी एक्शन के लिए होता है, मतलब एक तरह से उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो डेटा पर परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लस जो है ये हमारे पास ऑपरेटर है जो वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं, एक है हमारे पास अरिथमेटिक, एक है रिलेशनल और एक है लॉजिकल। अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, रिलेशनल मतलब लेस देन और इक्वल टू, फिर लॉजिकल में हमारे पास ये फैक्टोरियल या इस तरह के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर मतलब एक तरह से ऐसा फंक्शन या ऐसा सिंबल है जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो डेटा पर परफॉर्म किया जाता है। मतलब जब हम दो फर्ज करें मार्क्स, अभी हमने प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किए तो इसमें ऐड करना ये ऑपरेटर था क्योंकि इसने सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया। इसी तरह डिवाइड करना भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर था जिसने टोटल और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। ठीक है, फिर है हमारे पास एक्सप्रेशन। अच्छा, एक्सप्रेशन बस वही ना, एक ऐसी फॉर्म है जो फॉर्मूला की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिस तरह अभी इस प्रोग्राम को देख लें, तीन सब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने ऐड किया तो इसमें प्लस जो है ये ऑपरेटर है, S1 S2 S3 ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स मतलब जिस पर ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है। जिस तरह एक होता है इंटीग्रल और एक होता है इंटीग्रेंड। इंटीग्रल तो वही जो जिस फंक्शन का इंटीग्रल अप्लाई किया जाए वो इंटीग्रेंड होता है। तो इसी तरह जिस पर ऑपरेटर अप्लाई किया जाए वो फिर हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो उससे हमारे पास एक्सप्लेनेशन बन जाती है। जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ऑपरेटर भी है और a और b ऑपरेंड्स भी हैं हमारे पास। जिस तरह एग्जांपल आपको शो किया a स्टार b स्टार c, ये हमारे पास इसमें स्टार ऑपरेटर है, a b c हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है। रिमाइंडर ऑपरेटर को हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं और ये सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करते हैं तो इस केस में ये हमें रिमाइंडर देता है, मतलब ये परसेंट जो है ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पर डिवाइड करेंगे तो ये हमें रिमाइंडर देगा। पर बस रिमाइंडर ऑपरेटर का काम रिमाइंडर देना है एक तरह से। जिस तरह जब 5 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 2 आता है। 10 को 3 पर डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आता है। 9% 3 मतलब 9 को 3 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। बस यही इसका काम है। फिर हमारे पास ये इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट देखिए जिस तरह डेफिनेशन है कि इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट और सेट ऑफ स्टेटमेंट। असल में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको हम रन करते हैं, लेकिन सबसे पहले कंडीशन चेक करनी होती है। मतलब इफ स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली कंडीशंस को जब हम चेक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। और ये मतलब जब फर्ज करें जब हम इफ स्टेटमेंट को अगर एवेलुएट करते हैं तो अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है स्टेटमेंट्स को। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर सारा कंट्रोल जो है वो एक तरह से मेन फंक्शन की तरफ आ जाता है या उन स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाता है जो इफ कंडीशन के बाद लिखी गई होती हैं। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और अगर कंडीशन गलत हो तो फिर सारा कंट्रोल वापस उस स्टेटमेंट्स की तरफ आ जाता है। और ये इफ कंडीशन की जो जनरल फॉर्म है, मतलब देखिए ये इफ कंडीशन और ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। तो अगर कंडीशन सही है तो सारी स्टेटमेंट्स मतलब क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। और अगर कंडीशन गलत है तो फिर इस पहली स्टेटमेंट की तरफ कंट्रोल वापस आ जाता है। ठीक है,
और फिर है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें जरा दो रास्ते, लेकिन इफ एल्स दो राहों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इफ स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जरा लेक्चर समझ आया होगा, मुश्किल नहीं है, सिंपल लेक्चर है, लेकिन इफ एल्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सर ये प्रोग्राम में जो जी जी सर ये प्रोग्राम भी वो पुरानी प्रोग्राम की तरह है जो वो पिछली क्लास में लिखा था कि हम 3 से ज्यादा लेंगे, इसमें भी 3 से ज्यादा ले सकते हैं। 3 से ज्यादा क्या लेंगे पिछले प्रोग्राम में? पिछले 3 से ज्यादा नहीं, सब्जेक्ट्स अगर आपकी बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट यस सर। लेकिन फिर आपने सर ऊपर स्टेटमेंट चेंज करनी होगी कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट, वो आपने वाज़ेह करना होगा फिर। बाकी ले ठीक है सकते सर, बस हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से प्रोग्राम में एडिशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशन या एडिटिंग ठीक होनी चाहिए। मतलब आपने 6 सब्जेक्ट फिल्टर करने हैं ना, तो फिर आप F1, F2, F3, F4, F5 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स फिर आपने एंटर करने होंगे, ठीक है। सर एडिटिंग ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक होनी चाहिए, ठीक है सर। क्लियर है ना ये? यस सर, क्लियर। बस ये और किसी का कोई सवाल? अगर सवाल नहीं है तो फिर ऐसा कर लें, आप लोग मुझसे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा अगर कोई सवाल फिर आया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह फिर मुझे आपसे कुछ। बताइएगा। अभी फिलहाल मैं क्लास को ठीक है एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे बात होगी क्लास का। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी अल्लाह मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।